हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, जिस लेसन का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स एक बहुत ही ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते भी हैं और कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से बहुत सरल क्वेश्चन भी उन पर गलत हो जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसमें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होंगे। तो मैं यहाँ पर सभी बच्चों से रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि वो सभी बच्चे इस क्लास मतलब जो बायोमोलिक्यूल की जो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो 6 हैं, 6 क्लासें हैं। और 6 क्लासेस में मैंने लगभग लगभग हर एक चीज़ को बहुत विस्तार के साथ कवर करना है और मैं पूरा टॉपिक कवर भी करूँगा। कोई भी सिंगल टॉपिक नहीं होगा जो मैं यहाँ कवर ना करूँ। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए प्रिपरेशन करके आप लोगों के लिए यहाँ प्रेजेंटेशन देना है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। बस मैं बच्चों से 2 ही रिक्वेस्ट करूँगा। एक, वीडियो पूरा देखें। दूसरा, वीडियो पूरे देखें। 6 वीडियो हैं, 6 वीडियो में विद क्वेश्चंस मैं आपको इस चैप्टर को कंप्लीट डिस्कस करूंगा और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप पर ना हो। तो यहाँ पर जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं वो मेरी बात को प्रॉपरली मानेंगे, इस उम्मीद के साथ अब हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे और इवन थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे। उन टॉपिकों के यहाँ नाम लिखे हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक हम लोग बायोकेमिस्ट्री क्या होगी ये जानेंगे। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं वो जानेंगे। बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हमारा बात होगा कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन का, और क्लासिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इन सभी को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है और इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये तो जस्ट हेडिंग्स हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम चैप्टर्स में आगे चलते हैं तो आपको खुद ही चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? तो आप ऐसा समझो कि जो लिविंग सिस्टम्स हैं, लिविंग सिस्टम आप सभी लोग समझते हो, जो जीवित जंतु है उनके सिस्टम को अपन लोग लिविंग सिस्टम्स कहते हैं। और लिविंग सिस्टम के अंदर जो भी केमिस्ट्री यूज होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायो केमिस्ट्री। द परस्यूट ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट गोज ऑन केमिकली विद इन लिविंग सिस्टम फॉल्स इन द डोमेन्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो भी लिविंग सिस्टम है उस लिविंग सिस्टम में जो भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है वो सारी की सारी केमिस्ट्री कहाँ आ जाती है, बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, लेबोरेटरी वाली केमिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है लिविंग सिस्टम के अंदर की केमिस्ट्री की, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री के बाद हम लोग एक्सप्लोर करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को। लेट्स एक्सप्लोर द वेरियस बायोमोलिक्यूल्स इन द चैप्टर्स। अब जब हमारे लिविंग सिस्टम में जो केमिस्ट्री होगी उसे हम बायोकेमिस्ट्री बोलेंगे, तो लिविंग सिस्टम में कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे। वो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। देखो बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स में हमें 6 मॉलिक्यूल्स को कवर करना है। पहला मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। ये काफ़ी विस्तार से है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बनेंगे तो सभी से क्वेश्चन, बट सबसे ज़्यादा फेमस बायोमोलिक्यूल का नाम है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन की, देन एंजाइम, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड और हार्मोन्स।
ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और सभी बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है। आपको बता दूं कि इनमें इतना गजब का इंटरेस्ट आपका आएगा। देखो, इंटरेस्ट दो ही जगह से क्रिएट होता है। टॉपिक आपको समझ में आए, टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगे और लगे कि ये तो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और बच्चों, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए थोड़ा सा पहले सुनना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ोगे तभी इंटरेस्ट डेवलप होगा। 2 मिनट में तो इंटरेस्ट कोई नहीं डेवलप कर पाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप समय दीजिए, पढ़िए। आपको नो डाउट कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका इंटरेस्ट जो है वो ख़राब हुआ है। आपका बेहतर इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करी जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जिन्हें हम लोगों को स्टडी करना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड हार्मोन्स। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स आप सभी लोग को पता है कि जो हमारे खाना है, मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं, उस खाने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट है। हमको जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं वो आपने सुन रखा होगा, गेहूं है, चावल है, जो भी अनाज है, वो सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा उसमें और भी चीज़ें रहती हैं, बट अभी हम बात कर रहे हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट की, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट। जो हमारी डाइट है, जिसमें हम प्रोटीन भी लेते हैं, जिसमें हम ऑयल फैट भी लेते हैं, जिसमें हम विटामिन्स भी ले लेते हैं, उस डाइट में बहुत बड़ा कंटेंट कहाँ से हम लोग लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। क्योंकि जो भी हमें एनर्जी मिलती है वो, उसका जो मेन सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा ऑयल और फैट से भी एनर्जी आपको मिलती है, बट उसकी जो डाइजेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और उसका डाइजेशन हमारे शरीर के लिए थोड़ा सा हानिकारक भी होता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा मात्रा में अगर लिए जाएंगे तो वो भी शरीर में हानिकारक होते हैं, मोटापा बढ़ाते हैं, वो अलग चीज़ है। तो अभी हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम केवल इतना कह रहे हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने में बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेंट किस चीज़ का रहता है? कार्बोहाइड्रेट का रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्लांट सिंथेसाइज करता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस नहीं होती है। मतलब हम कार्बोहाइड्रेट के लिए डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पर। हम प्लांट से कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं और फिर उस कार्बोहाइड्रेट का हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है एंड फाइनली उससे हमें एनर्जी वगैरह रिली मिलती है। तो आप समझ गए होंगे कि जो प्लांट्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है, ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होती है। ग्लाइकोजन को छोड़ दें तो ग्लाइकोजन के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट के नाम आपने सुन रखे होंगे, सोर्सेज भी आपको पता होंगे, वही मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड फॉर्म अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली occurring organic compounds. Some common examples of carbohydrates are cane sugar, glucose, starch. ये जो केन शुगर है ये कार्बोहाइड्रेट है, जिसको आप शक्कर कहते हो। ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है ये कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत बड़ी कैटेगरी है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, दिख भी रहे हैं आपको। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हम कहते कैसे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में हम स्टडी कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग सबसे पहले करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कहते कैसे हैं। तो बच्चों, फ्लोशीट्स देखने से पहले आप इसको समझ लो। जिस किसी के पास भी फॉर्मूला C6H2O का होल Y इस तरह का रहता है, इसमें X की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, Y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। पहले की जो डेफिनेशन है उसमें क्या कहा जाता था? कार्बन के जो हाइड्रेट होते हैं, H2O जल का अणु है, मॉलिक्यूल है, और जब ये जुड़ता है तो वो उसको कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो कुछ लोगों का कहना है
कि जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल चेक करो, हमने x की वैल्यू 6 रख दी और y की वैल्यू भी 6 रख दी, तो आप बताओ फॉर्मूला क्या बन गया, C12H22 सॉरी C6, हमारा फॉर्मूला बन गया C6H12O6। नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज है वो बेसिकली किस फॉर्मूले को ओबे कर रहा है, CxH2O का होल y, इसको फॉलो कर रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देखो, हम लिखे C12H22O11, सुक्रोज इसको कहते हैं। इसको अपन लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं C12H2O का होल 11। चेक करो, अगर हम C12 11 से मल्टीप्लाई करो तो H22 और O11 आएगा। तो ये जो सुक्रोज है देखो, उसको भी तो हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं CxH2O का होल y। तो जो सुक्रोज है वो भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की कैटेगरी में जाएगा और उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो आई थिंक कार्बोहाइड्रेट की जो पुरानी ओल्ड डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ रही होगी कि कार्बोहाइड्रेट्स कहते कैसे हैं। लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, कार्बन प्लस वाटर है, इसी को बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम लोगों ने किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया है, CxH2O का होल y। और कैसे इसको हम लोग लगाते हैं वो हमने लगा के दिखाया है, ग्लूकोज पर वो लगा के दिखाया है हमने सुक्रोज पर। देखो यहाँ पर ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, जिसको हम लोग लिख सकते हैं C6H2O का होल 6, जो कि हमारे इस फॉर्मूले को ओबे करता है जब x की वैल्यू 6 हो और y की वैल्यू भी कितनी हो, 6 हो। और सुक्रोज के केस में x की वैल्यू 12 हो और y की वैल्यू कितनी हो, 11 हो। तो आपने देखा कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट जिनके बारे में आपने सुन रखा है, उनमें से बहुत सारे, इवन हम ये कहेंगे कि 90% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉर्मूले के अंतर्गत आ जाते हैं। मगर कुछ ऐसे कंपाउंड भी इस फॉर्मूले के अंतर्गत आते हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमने बात करी, एक कंपाउंड लिया CH3COOH, देखो इसका फॉर्मूला देखो, 2 कार्बन है दैट इज C2, 4 हाइड्रोजन है H4, 2 ऑक्सीजन है O2। तो देखो इसको हम लोग C2H2O का होल ट्वाइस लिख सकते हैं ना। देखो ये भी तो कार्बन का हाइड्रेट दिख रहा है, ये एसिटिक एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एसिटिक एसिड है। ये भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के फॉर्मूले को ओबे कर रहा है, मगर ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो फिर अब दिक्कत की बात आ जाती है। दिक्कत की बात ये आती है, अगर हम आपसे पूछें कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो आप एक छोटी सी डेफिनेशन बताने की कोशिश करते हो कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का फॉर्मूला भी बता देता हूँ, CxH2O का होल y। और आप ये भी कहते हो कि देखो ग्लूकोज इस फॉर्मूले को ओबे कर रहा है। आप कह देते हो सुक्रोज देखो इस फॉर्मूले को ओबे कर रहा है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब इसको इस फॉर्मूले के अंतर्गत आ जाते हैं। मगर इतनी डेफिनेशन देने के बाद आप ये भी तो उसमें गलतियां देख पाते हो कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है मगर फिर भी वो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट हैं जो कार्बोहाइड्रेट तो हैं मगर वो इस फॉर्मूले के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। तो फिर ये वाली जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाती है, गलत प्रूफ हो जाती है। हम इस डेफिनेशन को करेक्ट डेफिनेशन नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। तो उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट की एक नई डेफिनेशन क्रिएट करी, और वो नई डेफिनेशन क्या है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होंगे उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। बट इसकी अगर और एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो हम लोगों को बोलना चाहिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन विच हैव एटलीस्ट 1 किरल कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। उसमें 1 किरल कार्बन का होना मौजूद होना चाहिए, एटलीस्ट 1 कार्बन किरल होना चाहिए, तब हम उसको कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में रखेंगे। क्योंकि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव तभी होंगे जब उसमें क्या होगा,
मॉलिकुलर कायरलिटी उसमें देखने के लिए मिलेगी, और मॉलिकुलर कायरलिटी वगैरह के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको आइसोमेरिज्म के दौरान बता दिया है। अभी हम आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं, बड़े स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन आप जानते हो, बोला आपने, बोला हाँ जानते हैं। उसमें बोला कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे, फॉर्मूला है CxH2O का होल वाई, जिसको हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि कैसे इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसी का कुछ एक्सेप्शन देखने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारा आपसे क्वेश्चन है, डज ऑल द कंपाउंड्स दैट फिट इनटू CxH2O का होल वाई कैन बी कंसीडर्ड एज कार्बोहाइड्रेट? क्या हम सबको कार्बोहाइड्रेट कहेंगे जो इस फॉर्मूले को ओबे करेगा? तो उसका आंसर है नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसका एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है। देखो, एसिटिक एसिड फॉर्मूला होता है CH3COOH। इट्स नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट तो होता नहीं है, मगर इसका फॉर्मूला तब भी क्या होता है, C2H2O का होल ट्वाइस, जो कि फिट होता है इन द जनरल फॉर्मूला ऑफ CxH2O का होल वाई। मतलब एसिटिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मगर फिर भी इसका जो फॉर्मूला है वो कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्मूले में फिट बैठता है, मगर फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जिसका भी फॉर्मूला ये होगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा, ये कहना गलत होगा। इसके अलावा एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं रेमनोज। रेमनोज का फॉर्मूला है C6H12O5। C6H12O5 बच्चों, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज होता है उसी तरह से एक कार्बोहाइड्रेट का नाम है रेमनोज। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, फॉर्मूला आपके सामने है। ये कार्बोहाइड्रेट तो है, मगर इसका फॉर्मूला CxH2O के होल वाई में फिट नहीं बैठ रहा है। चेक कर लो, C6, अब H12 और O5 चाहिए, तो H2O का कितना किया जाए कि H में 12 आ जाए, O में 5 आ जाए? तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखो, हम लोग अगर इसको फॉर्मूले को बनाने के लिए सोचें तो H2O, अब आप बताओ इस H2O की जगह में Y का मान कितना रखना चाहिए? अगर Y का मान आप 6 रखते हो तो H12 हो जाएगा, O6 हो जाएगा। अगर Y का मान आप 5 रखते हो तो H10 हो जाएगा, O5 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के Y की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो H को 12 बना दे और O को 5 बना दे। इसका मतलब हमारा जो रेमनोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो CxH2O के होल वाई में फिट नहीं बैठ रहा है। दैट मीन्स वो कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएगा, ऐसा इससे पता चलता है। मगर एक्चुअली में रेमनोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपने क्या देखा, एसिटिक एसिड जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है वो तो फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, मगर रेमनोज जो कि कार्बोहाइड्रेट है वो फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जो ओल्ड डेफिनेशन है जिसमें कहा गया कि कार्बन के हाइड्रेट्स को हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, फॉर्मूला CxH2O का होल वाई फॉलो होगा, ये कहना गलत होगा, क्योंकि सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट्स इस कैटेगरी में नहीं रखे जा सकते। कुछ ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है फिर भी इस कैटेगरी में है, और कुछ ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट है मगर इस कैटेगरी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट की ओल्ड डेफिनेशन क्या है। अब फिर एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी, जब किसको रखेंगे किसको नहीं रखेंगे, फिर तो कन्फ्यूज़न हो गया। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक नई डेफिनेशन बनाई गई, और उस नई डेफिनेशन को जानने के लिए पहले एक समअप कर लेते हैं। पहले देखो, ओल्ड डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स को बोला गया कार्बन प्लस वाटर, दैट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और मोस्ट ऑफ देम हैव जनरल फॉर्मूला। इसमें मोस्ट ऑफ देम हैव जनरल फॉर्मूला CxH2O का होल वाई, मोस्ट ऑफ देम बट नॉट ऑल, ठीक है, सभी नहीं है इसमें। फिर इसके लिए जो नई डेफिनेशन बनाई गई, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो क्या बोली गई? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है जिसमें मल्टीपल OH ग्रुप हों, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें मल्टीपल OH ग्रुप मौजूद हों उसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। और इसे कहा गया कार्बोहाइड्रेट का एक्चुअल और न्यू डेफिनेशन या मॉडर्न डेफिनेशन, और इसमें ग्लूकोज भी आ गया और फ्रक्टोज भी आ गया। चेक कर सकते हो आप, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोगों ने 12th क्लास में सीखा होगा, CHO, CHOH,
CHOH, CHOH, CHOH एंड CH2OH। मैंने अभी पूरा डिटेल फॉर्मूला स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, मैंने एक सिखाने के लिए आपको एक फॉर्मूला बना के दे दिया है सिखाने के लिए। अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम आगे डिस्कस करेंगे तो हम इसमें बताएंगे क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर बनाने में ध्यान रखा जाता है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले आप देखो यहाँ पर CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड है ना। अब एक OH है, 2 OH है, 3 OH है, 4 OH है, 5 OH है, 5 OH है। तो देखो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ना। अब अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो देखो ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है CH2OH, CO, CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH। ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला है, आप चेक कर सकते हो। फ्रक्टोज के फॉर्मूले में ये कीटोन ग्रुप है और एक OH है, 3 OH है, 4 OH है और एक 5 OH है, 5 OH है और एक कीटोन ग्रुप है। तो फ्रक्टोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी और क्या है? कीटोन। तो जो ग्लूकोज है, जो फ्रक्टोज है, और भी अभी हम कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल देंगे, वो सब किस कैटेगरी को फॉलो करते हैं कि वो एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप को कंसिस्ट करते हैं, रखते हैं, और उसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप भी देखने के लिए मिलते हैं। दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए। तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को आप समझो, हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन का तरीका है टेस्ट के बेस पर। अगर कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट मीठा है तो उसको हम बोलेंगे सैकेराइड या इसको बोलेंगे शुगर्स, और अगर वो टेस्ट में मीठे नहीं है तो उसको हम बोलेंगे नॉन सैकेराइड या बोलेंगे नॉन शुगर्स। तो टेस्ट के बेस पर तो बड़ा सरल है, जो टेस्ट में मीठे हैं, जो वाटर में सॉल्युबल है, वो शुगर्स हैं, सैकेराइड्स कहेंगे उन्हें। और अगर जो टेस्ट में मीठे नहीं है, जो वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है, उसको हम नॉन शुगर्स कहेंगे या नॉन सैकेराइड कहेंगे। ये तो हो गया टेस्ट के आधार पर क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, वो क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है किसके बेस पर? हाइड्रोलिसिस करने पर कितने शुगर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। जैसे हमारे पास, 2 मिनट के लिए सोचो, हमारे पास सुक्रोज है। अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दें, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएगा। तो ग्लूकोज सिंपल सैकेराइड है, फ्रक्टोज सिंपल सैकेराइड है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हाइड्रोलाइज करने पर वो फर्दर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, उसके बेस पर हम उसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स क्या हैं? जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, जो इटसेल्फ सबसे स्मॉलेस्ट है, उनका फर्दर हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा है, उससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता है। वो मतलब जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस हो और हाइड्रोलिसिस से 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल मिले, 3 मिले, 5 मिले, 8 मिले, 10 तक मिले, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी हाइड्रोलिसिस से 2 मोनोसैकेराइड से 10 मोनोसैकेराइड तक मिले, उसे हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। अभी बता रहे हैं, एक एक चीजें, सब चीजें लिखी हुई हैं स्लाइड्स में, बड़े अच्छे से समझ में आएंगी आपको। आप केवल चीजों को अपने दिमाग में बैठाते चलो कि पहले हमने टेस्ट के आधार पर क्लासीफाई किया, टेस्ट में मीठा, वाटर में सॉल्युबल, तो कह दिया ये शुगर्स हैं। जो टेस्ट में मीठा नहीं था, वाटर में लेस सॉल्युबल भी था, उसे हमने नॉन शुगर्स कह दिया। ये तो हो गया टेस्ट के आधार पर क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस
चेक किया। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, जो इटसेल्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उन्हें हम लोगों ने कह दिया मोनोसैकेराइड। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी हाइड्रोलिसिस हो गई और होने पर 2 मॉलिक्यूल से 10 मॉलिक्यूल तक हमें मोनोसैकेराइड्स के मिले, उसको हम लोगों ने बोल दिया ओलिगोसैकेराइड। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस से 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, उनको हम लोगों ने कह दिया पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस के आधार पर रखा गया। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोस है, गैलेक्टोज है। ये सब मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं। और भी हैं, मैंने जो फेमस नाम है वो बता दिए। जो ओलिगोसैकेराइड हैं उनके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मगर ओलिगोसैकेराइड में आपको ज़्यादातर डाइसैकेराइड्स कवर करने हैं। और जो डाइसैकेराइड्स हैं उनके एग्जाम्पल है माल्टोज, जिसको आप मिल्क शुगर कहते हो, सॉरी लैक्टोज जिसको आप मिल्क शुगर कहते हो, माल्टोज जिसको आप माल्ट शुगर कहते हो, और सुक्रोज जिसको आप केन शुगर कहते हो। ये सब डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, इन्यूलिन हो गया, गम हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाई इनटू 3 कैटेगरीज। द वन इज मोनोसैकेराइड, द कार्बोहाइड्रेट विच कांट फर्दर हाइड्रोलाइज, जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। विच कैन बी हाइड्रोलाइज and give 2 to 10 molecules of monosaccharides are called oligosaccharides, and the carbohydrates which hydrolyze and give a lots of number of monosaccharides are called polysaccharides. polysaccharides के examples क्या हैं? starch है, cellulose है, inulin है, gum है, ये सब polysaccharides के examples हैं। तो on the basis of hydrolysis आपने classification देखा। एक तीसरा क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं? आपने नाम सुना होगा टॉलेंस रिएजेंट का, आपने नाम सुना होगा फेलिंग सॉल्यूशन का। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलिन और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। टॉलिन सॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे, टॉलिन तो हम लोगों को ब्लैक कलर का सिल्वर मिरर मिलेगा, जिसको आप सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हो। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? ये आपने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ा होगा। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। और अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन की बात करें तो फेलिंग सॉल्यूशन इक्यूमुलर मिक्सचर ऑफ फेलिंग ए एंड फेलिंग बी होता है। फेलिंग ए बेसिकली क्या होता है? कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन होता है। और फेलिंग बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं फेलिंग बी। तो फेलिंग ए होता है कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, फेलिंग बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन। इनको जब हम मिलाते हैं तो मिक्सचर से जो मिलता है उसको हम बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन को जब रिएक्ट कराते हैं एल्डिहाइड्स के साथ, आपने एल्डिहाइड वाले चैप्टर में जो पढ़ा होगा उसकी बात कर रहा है, एल्डिहाइड के साथ या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ, तो वो रेड कलर के क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है कह दो। तो जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं या जो बीटा हाइड्रोक्सी सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी जो कीटोन्स होते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, वो टॉलेंस को रिड्यूस कर देते हैं ब्लैक कलर के सिल्वर मिरर में, और फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं रेड कलर के क्यूप्रस ऑक्साइड में। अगर ऐसा कोई करता है तो हम उसको बोलते हैं दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स, और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन carbohydrates can be classified into 2 categories. The first is reducing sugars and second is called non-reducing sugars. Reducing sugars are those sugar we reduce filling solution and tollens solution, and non-reducing sugars are those which do not reduce tollens solution and filling solutions. Reducing sugars के examples क्या हैं? जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स हैं, एक्सेप्ट सुक्रोज, ये सब रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। और जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं और सुक्रोज हैं वो सब क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। हम कैसे पहचानते हैं कि कौन रिड्यूसिंग शुगर है, कौन रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ये हम अभी स्ट्रक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आपने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं।
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं चीज को हम लोगों को पढ़ना है। देखो क्या लिखा है, जनरली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। हमने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसलिए मैंने एक और डेफिनेशन आपको सजेस्ट करी थी कि आप वो डेफिनेशन बोला करो, तो और भी बेहतर डेफिनेशन है कि द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन विच हैव एटलीस्ट 1 किरल कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। 1 किरल कार्बन हमने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि अगर 1 किरल कार्बन अगर आ जाएगा तो फिर वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव की कैटेगरी में चला जाएगा और तब जाकर के उसको हम एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट्स कह पाएंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है जनरली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हमने बताया हुआ था। सब्सटेंस दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, क्लॉकवाइज करेगा तो डेक्स्ट्रो, या जिसको हम बोलेंगे डी, या फिर इसको बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं एल, दैट इज माइनस, इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड। इसको स्मॉल डी लिखते हैं, इसको स्मॉल एल लिखते हैं। स्मॉल डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वही जो मतलब डी का है वही मतलब प्लस का है। और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, जिसको एल लिखते हैं या फिर माइनस लिखते हैं। जो मतलब एल का होता है वही मतलब माइनस का होता है। तो आई थिंक जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। इसके बेस पर आपने और एडवांस डेफिनेशन देखी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विच हैव एटलीस्ट 1 किरल कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन 3 तरह से हम लोग कर सकते हैं। टेस्ट के बेस पर, बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस किस तरह से हो रहा है उसके बेस पर, और रिड्यूसिंग नेचर के बेस पर। 3 तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। अब इनमें से एक एक करके हम क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट कैन बी classified into 2 categories. The first one is sugars and second one is non-sugars. It is also called saccharide and this is called non-saccharide. ठीक है, तो sugars क्या होते हैं आपको पता है। Carbohydrates that are sweet in taste are called sugars and also known as saccharide. इसको हम saccharide भी कहते हैं। इसके examples क्या हैं saccharide के? मिल्क शुगर है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं, केन शुगर है जिसको हम सुक्रोज कहते हैं। ये सब शुगर्स की कैटेगरी में आते हैं जो टेस्ट में स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, उसे हम शुगर्स कहते हैं। सैकराइड जो है वो ग्रीक वर्ड है जो बना हुआ है सैक्रॉन से, जिसका मतलब होता है शुगर। ये सब आपकी बुकिश चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। बट मिल्क शुगर ये शुगर का एग्जाम्पल है, और केन शुगर जिसको आप सुक्रोज भी कहते हो ये भी शुगर्स का एग्जाम्पल है। शुगर्स मीन्स ऑल दोज विच आर स्वीट इन टेस्ट। शुगर का मतलब आप हमेशा शक्कर से मत लीजिएगा, जिसका आप फॉर्मूला C12H22O11 कह देते हो, केवल वही अकेला शुगर्स नहीं होते हैं। ठीक है, वो केन शुगर होता है। तो केन शुगर अगर कोई पूछे तो अलग बात है, शुगर्स अगर कोई पूछता है तो शुगर्स में सभी तरह के मीठे कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, जिसमें मिल्क शुगर भी है, केन शुगर भी है, और आपके ग्लूकोज वगैरह भी है। ये सब टेस्ट में मीठे होते हैं। ठीक है, अब नॉन शुगर की अगर हम बात करें, नॉन शुगर्स आर नॉट एट ऑल स्वीटर इन टेस्ट। ये बिल्कुल भी मीठे नहीं होते हैं। आप चाहो तो गेहूं को चबा करके देखो, शुरुआत में बिल्कुल मीठा नहीं लगता है क्योंकि उसमें स्टार्च होता है और वो स्टार्च जो है वो मीठे टेस्ट का नहीं होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं सेलुलोज है, स्टार्च है, ये सब पॉलीसैकेराइड्स हैं और ये सब मीठे नहीं होते, इसलिए इसको हम लोगों ने नॉन शुगर्स कह दिया। तो शुगर समझ में आया, जो स्वीट टेस्ट के होते हैं उसे शुगर्स, और जो स्वीट टेस्ट में नहीं होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन शुगर्स। ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। अब लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। जब हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं और कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हाइड्रोलाइज कराने पर कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उसके बेस पर हमने इसको 3 भागों में बांटा। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब जिसमें शुगर्स की केवल 1 यूनिट हो,
सैकेराइड का मतलब शुगर, और शुगर की कितनी यूनिट हो? सिंगल यूनिट हो, मोनो। मतलब कहने का यह हुआ कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस ना हो, उनके अंदर शुगर की एक यूनिट मौजूद ही हो। जब एक ही यूनिट होगी तो कहां से फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाएगा? तो मोनोसैकेराइड्स की डेफिनेशन आप समझ रहे होगे। मोनोसैकेराइड्स में क्या बोलोगे? द शुगर या द सैकेराइड विच हैज सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट या सिंगल यूनिट ऑफ सैकेराइड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड। विच कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। देखो लिखा है कार्बोहाइड्रेट दैट कांट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट, और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। मतलब जिनका फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता है, हाइड्रोलिसिस नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स कितने शानदार हैं? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज के अलावा आप गैलेक्टोज को भी मोनोसैकेराइड कहते हो, मैनोज को भी आप मोनोसैकेराइड कहते हो, ठीक है। और भी एग्जांपल्स अभी हम आपको बताएंगे। जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर पाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में आपने फ्रक्टोज का नाम सुना होगा। फ्रक्टोज को अपन लोग फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रूट शुगर का मतलब समझ में आ रहा होगा, जो फ्रूट में पाई जाने वाली शुगर है वो कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। फ्रूट में पाई जाने वाली शुगर कौन सी है? फ्रक्टोज। और आपसे तुरंत पूछ लेता है अंगूर में कौन सी शुगर होती है, ग्रेप्स में कौन सी शुगर होती है? तो याद रखना, ग्रेप्स फल जरूर है मगर ग्रेप्स में ग्लूकोज होता है। ग्रेप्स में ग्लूकोज होता है, इसलिए इसको ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं। याद रखना, फ्रूट में फ्रक्टोज होता है। फ्रूट एफ से शुरू होगा, फ्रक्टोज एफ से शुरू होगा, तो फ्रूट में फ्रक्टोज रहता है मगर सारे फ्रूट्स में फ्रक्टोज नहीं है। इसका एक एक्सेप्शन भी है और वो एक्सेप्शन आपके सामने है। वो एक्सेप्शन क्या है? ग्रेप्स। ग्रेप्स में आपकी जो शुगर है वो ग्लूकोज होती है, ठीक है। देखो आप यहां पे, विच शुगर फाउंड इन ग्रेप्स। ग्रेप्स में कौन सी शुगर है? नो, इट्स नॉट फ्रक्टोज। फ्रक्टोज नहीं है, इट्स ग्लूकोज। इसलिए हम ग्लूकोज को क्या कहते हैं? ग्रेप शुगर भी कहते हैं। कर लोगे इसे? ठीक। अब बात कर लेते हैं, अब जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड तो आप समझ ही गए होगे, ऐसे सैकेराइड जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है उसे हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड में अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्डोज शुगर। और अगर कीटोन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कीटोज शुगर। जैसे ये देखो C6H12O6, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला ग्लूकोज का भी है और ये फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी है। इवन ये फॉर्मूला मैनोज का भी है और इवन ये फॉर्मूला गैलेक्टोज का भी है। आप इन चारों में डिफरेंस देख लोगे तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब देखो, हम सबसे पहले ग्लूकोज बना के दिखाते हैं। CHO, ये हमारा रहता है ये फॉर्मूला रहता है ग्लूकोज का। तो आप ग्लूकोज में क्या देखते हो कि एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप है और 6 कार्बन की चेन है, तो इसको हम लोग एल्डोज शुगर कहते हैं। ग्लूकोज को अपन लोग क्या कहते हैं? एल्डोज शुगर। आपकी ग्लूकोज क्या है? एल्डोज शुगर है। और एल्डोज शुगर में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एल्डो
हेक्सोज। एल्डो हेक्सोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें 6 कार्बन है। अगर मान लो 5 कार्बन होते तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्डो पेंटोज कहते हैं। तो आई थिंक ग्लूकोज आपको समझ में आ रहा है कि ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, और इस मोनोसेकेराइड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो आप कहोगे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? एल्डोज शुगर कहेंगे। ये तो हो गया ग्लूकोज के बारे में। अब अगर हम आपसे कहें कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर यहां देख लो। ये हमारे पास फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास फ्रक्टोज का एग्जाम्पल है। अब देखो फ्रक्टोज के एग्जाम्पल में आप खुद से देखो, फ्रक्टोज के एग्जाम्पल में आप देखो तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन है। देखो ये कीटोन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कीटोस। ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी का नाम क्या हो जाएगा? कीटोस शुगर। कीटोस शुगर, इसको हम क्या बोलेंगे? कीटोस शुगर। तो मोनोसेकेराइड में अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो उसको बोलेंगे एल्डोस शुगर, और अगर कीटोन ग्रुप है तो उसको बोलेंगे कीटोस शुगर। अब चूंकि इस कीटोस शुगर में 6 कार्बन है, इसके लिए हम बोलेंगे इसका नाम होगा कीटो हेक्सोज। कीटो हेक्सोज। तो भाई बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि एल्डो हेक्सोज ग्लूकोज का नाम है और कीटो हेक्सोज फ्रक्टोज का नाम है। तो आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप monosaccharide can be classified into 2 categories. The first one is aldose and the second one is ketose. अब एल्डोज और कीटोज आपको समझ में आ गया होगा कि एल्डोज क्या है, कीटोज क्या है। बच्चों मैंने आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में दिखाया कि एल्डिहाइड ग्रुप इसमें है और इसमें कीटोन ग्रुप है। मैनोज में और गैलेक्टोज में एल्डिहाइड ग्रुप ही रहता है, बस अंतर रहता है यहां पर। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो अगर ये वाला OH जो राइट में लगा हुआ है अगर हम लेफ्ट में लगा देंगे तो बन जाएगा मैनोज। तो मैनोज जो है उसमें डिफरेंस कहां होता है? कार्बन नंबर 2 पर। 2 पर जो OH ग्रुप है अगर वो हम लेफ्ट में लगा देंगे तो इसको बोलेंगे मैनोज। और गैलेक्टोज में डिफरेंस क्या रहता है कि कार्बन नंबर 4 पर, जो कार्बन नंबर 4 है उसका जो OH ग्रुप है अगर हम पलट देंगे तो ये डिफरेंस आएगा कार्बन नंबर 4 पर। तो मैनोज में ग्लूकोज जैसा स्ट्रक्चर है, बस कार्बन नंबर 2 का जो OH ग्रुप है इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। गैलेक्टोज स्ट्रक्चर ग्लूकोज जैसा है, बस कार्बन नंबर 4 में जो OH ग्रुप है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो तो बन जाएगा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज और मैनोज के बारे में हम आगे बात करेंगे, बट अभी फिलहाल ये देखो कि मोनोसेकेराइड ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो, तब हम उसको एल्डोज कहेंगे। और मोनोसेकेराइड ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो तो उसको हम कीटोज भी कहेंगे। तो आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट मोनोसेकेराइड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज एल्डोज एंड द सेकंड वन इज कीटोज। अब देखो इसके बारे में, एल्डोज के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, आप एक तरफ से देखते चलो। एल्डोज में क्या लिखा हुआ है? इफ मोनोसेकेराइड कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप देन इट इज कॉल्ड एल्डोज। और लिखा है इफ मोनोसेकेराइड कंटेन्स कीटो ग्रुप देन इट इज कॉल्ड कीटोज शुगर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एल्डोज कैन बी क्लासिफाइड एज। अगर एल्डोज में 3 कार्बन होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल्डो ट्राइओस। ट्राइओस क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है तो इसको बोलेंगे एल्डो ट्राइओस। अगर 4 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्डो टेट्रोस। टेट्रा वर्ड से 4 आता है तो एल्डो टेट्रोस। अगर 5 कार्बन में एल्डिहाइड है तो एल्डो पेंटोस। अगर 6 कार्बन में एल्डिहाइड है तो एल्डो हेक्सोज। अगर 7 कार्बन में एल्डिहाइड है तो एल्डो हेप्टोज। ओस का मतलब कार्बोहाइड्रेट, एल्डो का मतलब एल्डिहाइड वाला,
और हेप्ट मतलब 7 कार्बन की चेन होगी। तो एल्डो ट्रायोस, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस और एल्डो हेप्टोस, ये आपके एल्डोस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम कीटोस की बात करें तो बच्चों ध्यान रखना कि 3 कार्बन से बना हुआ होता है कीटो ट्रायोस। कीटो ट्रायोस कहते हैं इसको, मगर इसको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहते हैं। ध्यान से समझना, ये हमने लिख जरूर दिया है बट ये कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसको आप ऐसा सीखो CH2OH, CO एंड CH2OH, ये स्ट्रक्चर है किसका? कीटो ट्रायोस का। बच्चों ये स्ट्रक्चर किसका है? कीटो ट्रायोस का एग्जाम्पल है, मगर इसमें कहीं भी कायरल कार्बन नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में नहीं आता है। लिखा जरूर है कीटो ट्रायोस, मगर कीटो ट्रायोस 3 कार्बन का कीटोन ग्रुप वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो एल्डो ट्रायोस तो हो सकता है, मतलब एल्डिहाइड में 3 कार्बन होंगे। देखो ये एल्डिहाइड है, देखो ये आपका एल्डो ट्रायोस है। ये किसका? इसका नाम क्या है? एल्डो ट्रायोस। ये क्या है? एल्डो ट्रायोस। ये है आपका एल्डो ट्रायोस। एल्डो ट्रायोस तो कार्बोहाइड्रेट है। क्यों? क्योंकि ये वाला देखो कार्बन कैसा है? कायरल कार्बन है। मगर ये जो हमारा कीटो ट्रायोस है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसमें कायरल कार्बन नहीं होता है। हाँ 4 कार्बन से पॉसिबल है, इसको बोलेंगे कीटो टेट्रोस। 5 कार्बन को बोलेंगे कीटो पेंटोस, 6 कार्बन को बोलेंगे कीटो हेक्सोस और 7 कार्बन को बोलेंगे कीटो हेप्टोस। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मोनोसैकेराइड्स क्या हैं। तो मोनोसैकेराइड्स ऐसे सैकेराइड्स हैं जिनको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, जिनके अंदर इटसेल्फ सिंपलेस्ट शुगर्स की जो यूनिट है वो रहती है और इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे एल्डोज शुगर, और अगर कीटोन ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कीटो शुगर। आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड की। देखो बच्चों, ओलिगो का मतलब है फ्यू, फ्यू का मतलब है 2 कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक, और सैकेराइड का मतलब है शुगर। तो जिसमें शुगर की जो यूनिट है, नंबर ऑफ शुगर यूनिट कितनी है? 2 से लेकर 10 तक। जिन सैकेराइड्स में, जिन कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोलिसिस करने पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मॉलिक्यूल तक मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। मोनोसैकेराइड तो फर्दर हाइड्रोलाइज होते नहीं है, मगर जिनके हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 मॉलिक्यूल तक मोनोसैकेराइड के मिलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। और उसकी डेफिनेशन देखो लिखी हुई है, कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट, दैट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड में पहला एग्जांपल है डाइसैकेराइड का। डाइसैकेराइड का मतलब जिसमें 2 यूनिट मिलेंगी, शुगर की 2 यूनिट मिलेंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड। अब 2 यूनिट कौन कौन सी मिलती हैं उसको आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो। डाइसैकेराइड के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें लिखा है 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर 2 यूनिट मिलेंगी मोनोसैकेराइड की, उसे हम लोग बोलेंगे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज किसके एग्जाम्पल हैं? डाइसैकेराइड के हैं। अगर हम सुक्रोज की बात करें तो उसके हाइड्रोलिसिस से आपको एक मिलता है ग्लूकोज और एक मिलता है फ्रक्टोज। तो 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स मिलती हैं। तो ये जो हमारा सुक्रोज है ये हमारा डाइसैकेराइड्स की कैटेगरी में आता है। अगर हम बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज जिसको हम माल्ट शुगर भी कहते हैं, अगर उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं 2 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑफ ग्लूकोज। लैक्टोज जिसको हम लोग मिल्क शुगर भी कहते हैं, अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें गैलेक्टोज मिलता है और ग्लूकोज मिलता है। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज 2 डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिलती हैं। तो हमने क्या देखा कि डाइसैकेराइड्स आर दोज विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स
Two same type or different types of monosaccharides are called disaccharides. Disaccharides के एग्जांपल्स कौन है? सुक्रोज, जिसके हाइड्रोलिसिस पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। दूसरा होता है माल्टोज, जिसके हाइड्रोलिसिस पर ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। और थर्ड है जिसको हम बोलते हैं माल्टोज, जिसके हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है। अब गैलेक्टोज क्या है ये मैंने आपको बताया, कार्बन नंबर 4, ग्लूकोज जैसा स्ट्रक्चर बना लो, कार्बन नंबर 4 पर डिफरेंस कर दो OH की पोजीशन में, तो बन गया गैलेक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है ये हमने बताया कि एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा 6 कार्बन में तो ग्लूकोज कहलाएगा, और कीटोन रहेगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रक्टोज। तो आपने क्या देखा कि ग्लूकोज, माल्टोज और लैक्टोज दे आर द एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड। अब देखते हैं नेक्स्ट इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड आपको समझ में आ रहा होगा, पॉली का मतलब है मैनी और सैकेराइड मतलब शुगर्स, जिसके हाइड्रोलिसिस से कई सारे मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस जनरली दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट हैंस और ऑल्सो नोन एज नॉन शुगर्स। और पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स कौन से हैं? स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, गम है, इन्यूलिन है, ये सब एग्जांपल्स किसके हैं? पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं। तो बच्चों क्लासिफिकेशन में, दूसरे क्लासिफिकेशन में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप पूछे, अगर दिक्कत नहीं है तो आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर ऑफ शुगर्स। जो शुगर्स का रिड्यूसिंग नेचर है उसके बेस पर हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट इज रिड्यूसिंग शुगर्स एंड सेकेंड इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं? जो फिलिंग सॉल्यूशन को या टॉलेंस सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देती हैं उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स, और जो फिलिंग या टॉलेंस सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो देखो लिखा है रिड्यूसिंग शुगर्स में क्या लिखा है? कार्बोहाइड्रेट्स दैट रिड्यूस फिलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस सॉल्यूशंस आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर्स। तो रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं? जो फिलिंग सॉल्यूशन को या टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स। और रिड्यूसिंग शुगर्स में एग्जांपल्स कौन से हैं? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। अब रिड्यूसिंग शुगर्स कौन सी होती हैं और रिड्यूसिंग शुगर्स कौन सी नहीं होती हैं बच्चों, ये आपको पता होने चाहिए। तो देखो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ओरली याद कराने की कोशिश करते हैं, शायद जल्दी अगर आपको याद हो जाएगा। देखो कार्बोहाइड्रेट्स हमने 3 भागों में बांटे। पहला बांटा मोनोसैकेराइड, दूसरा पढ़ा हमने ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा पढ़ा हमने पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में एग्जाम्पल कौन से थे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोस, गैलेक्टोज, एरिथ्रोज, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ये सब रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। दे ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ये सब रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ओलिगोसैकेराइड में कौन कौन सा पढ़ा? माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ये माल्टोज और लैक्टोज कैसा है? ये भी आपका रिड्यूसिंग शुगर है, ये आपका रिड्यूसिंग शुगर है। मगर इसके अलावा जो भी बच गया, इसके अलावा जो भी बच गया, जो भी बचने का मतलब है इसके अलावा आपका बच गया, एक तो बच गया सुक्रोज और बच गए पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में कौन है? एक तो है स्टार्च, दूसरा है सेल्यूलोज, इन्यूलिन और गम। ये जितना भी मैंने रेड से पेन से लिखा हुआ है ये सब कहलाती हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो पहले तो आप
वो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं ये गलती मत करना। ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर्स की कैटेगरी में आते हैं, फिर चाहे उनमें एल्डिहाइड हो या फिर उनमें कीटोन। जनरली गलती क्या होती है, अपन लोग फ्रक्टोज में क्या सोच लेते हैं कि भाई फ्रक्टोज है, इसमें तो कीटोन ग्रुप है और कीटोन ग्रुप एल्डिहाइड टॉलेंस और फेलिंग के साथ रिएक्शन नहीं करता है, गलत हो जाता है। एक्चुअली केवल एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप नहीं देखना है, आपको पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इनोलाइज हो जाते हैं और उस वजह से भी वो फेलिंग और टॉलेंस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जितने मोनोसैकेराइड हैं ये सबके सब रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। जो डाइसैकेराइड हैं उनमें अगर सुक्रोज को छोड़ दें, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, याद रखना सुक्रोज कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज को छोड़ दें तो जो डाइसैकेराइड्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स की कैटेगरी में आते हैं, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होता है। और पॉलीसैकेराइड सबके सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, चाहे वो स्टार्च ले लो, चाहे ग्लाइकोजन ले लो, या फिर इन्युलिन ले लो, या फिर सेलुलोज ले लो, ये सब के सब क्या है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आपने देखा कार्बोहाइड्रेट्स दैट रिड्यूस द फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट, एग्जांपल्स कौन है, फ्रक्टोज। ध्यान रखना ये फ्रक्टोज इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है बट फिर भी ये टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। ग्लूकोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स के। लिखा भी है ऑल मोनोसैकेराइड्स वेदर कीटोज और एल्डोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स, सभी के सभी मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, फिर चाहे वो एल्डोज हों या फिर कीटोज हों। देखो क्या होता है ये हमारा फेलिंग सॉल्यूशन है और फेलिंग सॉल्यूशन में जब हमने क्या मिलाया, शुगर मिलाया, तो शुगर का कलर कैसा हो जाता है, मतलब सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, रेड। ये कैसा कलर हो गया, रेड हो गया। अगर इस तरह का कलर चेंज हुआ तब हम कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये फेलिंग सॉल्यूशन के कलर को चेंज कर दे रहा है। ये हमारा है टॉलेंस रिएजेंट। इस टॉलेंस रिएजेंट में अगर हम शुगर डालेंगे और ये सिल्वर मिरर टाइप का कंपाउंड बनेगा तो हम लोगों को मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो शुगर है ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये टॉलेंस रिएजेंट को ब्लैक सिल्वर मिरर में रिड्यूस कर दे रहा है। तो यहाँ आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हो, हियर द ब्लू सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज द फेलिंग सॉल्यूशन। ये क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन है। इफ वी ऐड रिड्यूसिंग शुगर्स इट विल कन्वर्ट इनटू रेड ड्यू टू क्यूप्रस ऑक्साइड। ये क्यूप्रस ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है, तब हम लोग इसको कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर्स है। और यहाँ देखो रिड्यूसिंग शुगर्स फ्रॉम सिल्वर मिरर विथ टॉलेंस रिएजेंट, ये आपका टॉलेंस जो रिएजेंट है वो ब्लैक कलर के सिल्वर मिरर में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका दिखा हुआ है, ठीक है। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, ये तो आपको पता ही है। कार्बोहाइड्रेट्स दैट डू नॉट रिड्यूस फिलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट्स आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के एग्जांपल्स क्या है, सुक्रोज एंड ऑल पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स या नॉन रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करते हैं। अब चूंकि हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की बात कर रहे हैं और पॉलीसैकेराइड्स को हम नॉन शुगर्स कहते हैं, तो जनरली पॉलीसैकेराइड्स को एग्जांपल्स में दिया नहीं जाता है, इसलिए हमने किसका नाम लिखा है, सुक्रोज का नाम लिखा हुआ है कि ऐसी शुगर जो फेलिंग और टॉलेंस को रिड्यूस कर देती हैं वो कहलाती हैं रिड्यूसिंग शुगर्स, और जो रिड्यूस नहीं कर पाती हैं वो कहलाती हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की। ग्लूकोज, अब आपको इतना बात तो समझ में आ गई होगी कि हमें ग्लूकोज पढ़ना है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ग्लूकोज की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़नी है, ग्लूकोज की एक दो केमिकल रिएक्शंस भी पढ़नी है। रिएक्शन जनरली नहीं आती है इसमें, ग्लूकोज की प्रिपरेशन केवल आपको एनसीईआरटी में गिवन है। तो मेन है ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज, ग्लूकोज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ग्लूकोज के बाद हम लोग बात करेंगे फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज के बाद करेंगे सुक्रोज की,
सुक्रोज के बाद माल्टोज लैक्टोज को भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे, और उसके बाद बात करेंगे सीधे पॉलीसेकेराइड में स्टार्च की, सेलुलोज की, ग्लाइकोजेंस की, इन सब की हम लोग बात करेंगे। तो आइए एक एक करके सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की प्रिपरेशन को सबसे पहले देखते हैं। सॉरी, मुझे लगता है कि बीच में वॉइस का कुछ इशू हो गया था, तो मैं अपनी स्लाइड्स को थोड़ा सा पीछे ले रहा हूँ और
जो मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया है उसको मैं एक बार और रिकॉल कर दे रहा हूँ, क्योंकि शायद थोड़ा सा वॉइस का इशू हो गया था। हम लोगों ने यहाँ से पढ़ना सीखा था, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। मैं माइक ऑन करना भूल गया था। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में देखो, ग्लूकोज जो है वो फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। फ्री स्टेट का मतलब समझ रहे होगे आप कि ग्लूकोज डायरेक्ट मिलता है, जैसे आप ग्रेप शुगर से आप निकालोगे तो डायरेक्ट ग्लूकोज निकलेगा, मतलब डायरेक्ट ग्लूकोज आप प्राप्त कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं फ्री स्टेट। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं या ऐसे फ्रूट्स हैं जहाँ से हमें डायरेक्ट ग्लूकोज तो नहीं मिलता है, मगर हाँ वो जिस कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है उसकी हाइड्रोलिसिस से हम ग्लूकोज को अलग कर सकते हैं, वो हम कहते हैं कंबाइंड स्टेट। तो ग्लूकोज फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। तो ग्लूकोज की हम प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की हम करते हैं स्टार्च से और सुक्रोज से। स्टार्च से और सुक्रोज से हम ग्लूकोज को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसको देख लो। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्च की। देखो स्टार्च और सेलुलोज का जो फॉर्मूला होता है वो स्टार्च और सेलुलोज का जो फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल n। यही फॉर्मूला है स्टार्च का और यही फॉर्मूला है सेलुलोज का। अंतर क्या है हम आगे बताएंगे। स्टार्च और सेलुलोज का अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, और ये हाइड्रोलिसिस हमको करनी है 393 केल्विन टेम्परेचर पर और 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो इसके हाइड्रोलिसिस से हमको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। इसके हाइड्रोलिसिस से हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। तो ये हमारा पहला मेथड होता है। इसका अगर हम रिएक्शन देखें तो देख सकते हो आप C6H10O5 का होल n, इसको हम स्टार्च या सेलुलोज कह रहे हैं, डिफरेंस हम आगे बताएंगे। एसिड की प्रेजेंस में हमने हाइड्रोलिसिस किया, मींस वाटर की रिएक्शन कराई जिससे ये 2-3 कई भागों में टूट गया, इसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। और ये हाइड्रोलिसिस कराते हैं 393 केल्विन पर और 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो हमको मिलता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज कॉमर्शियली इसी तरह से प्रिपेयर किया जाता है। आपको पता होगा ग्लूकोज पैकेट्स वगैरह में भर करके बेचा जाता है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। और ग्लूकोज जब हम बनाते हैं तो इसी मेथड से हम ग्लूकोज को बनाते हैं। अब देखते हैं ग्लूकोज को बनाने का एक दूसरा मेथड है सुक्रोज से। बच्चों सुक्रोज का फॉर्मूला आपको पता है C12H22O11 होता है। सुक्रोज का अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं एल्कोहलिक सॉल्यूशन में, ध्यान रखना बच्चों सोल्यूशन कौन सा होना चाहिए, एल्कोहलिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। फ्रक्टोज एल्कोहल में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, डिजोल्व स्टेट में रहता है। ग्लूकोज एल्कोहल में लेस सॉल्युबल होता है, ठंडा करने पर वो क्रिस्टलाइज हो जाता है और ग्लूकोज इस तरह से सेपरेट कर लिया जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि सुक्रोज से हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त कर सकते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस से, और ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम कराते हैं एल्कोहलिक मीडियम में, तब जा करके ये प्रोसेस होती है। रिएक्शंस देख सकते हो आप, ये हमारे पास रिएक्शन है C12H22O11 जिसको हम सुक्रोज कह रहे हैं। सुक्रोज का हमने हाइड्रोलिसिस किया, एसिड की प्रेजेंस में एल्कोहलिक सॉल्यूशन में बॉयल किया, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिला। ग्लूकोज एल्कोहल में लेस सॉल्युबल होने की वजह से सेपरेट हो जाता है, फ्रक्टोज डिजोल्व स्टेट में रहता है। और इस मेथड से हम केवल ग्लूकोज नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि इस मेथड से हम फ्रक्टोज भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सुक्रोज। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमें बात करनी है मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर में, ग्लूकोज की और फिर फ्रक्टोज की। डाइसैकेराइड में हम लोग सुक्रोज का स्ट्रक्चर, माल्टोज का स्ट्रक्चर और लैक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और पॉलीसैकेराइड में हम स्टार्च का स्ट्रक्चर, सेलुलोज का स्ट्रक्चर और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। तो इतने स्ट्रक्चर्स हम लोगों को सीखने हैं, इतने स्ट्रक्चर्स हम लोगों को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो बच्चों जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए कुछ चीज़ें आपको हम बता दें। ग्लूकोज का एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, इसलिए ग्लूकोज का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं डेक्सट्रोज। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लड में मिलने वाली शुगर है, और ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये पके हुए अंगूर में
यही ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो ग्लूकोज है उसे हम एक नाम और कहते हैं जिसको बोलते हैं एल्डोहेक्सोज। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, इसमें 6 कार्बन की चेन है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है और कार्बोहाइड्रेट है, दैट मीन्स पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले यही पता लगाना होता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन की चेन है, ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप हैं, ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, दैट मीन्स कार्बोनिल है या नहीं है, और अगर है तो एल्डिहाइडिक है या कीटोन टाइप का है। तो अगर हम इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल लेते हैं तो हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बनाने लगते हैं। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पहले हम 4 चीज़ें पता लगाएंगे। क्या क्या चीज़ें पता लगाएंगे? पहले पता लगाएंगे कि ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फिर पता लगाएंगे ग्लूकोज में एल्डिहाइड है या कीटोन है, फिर पता लगाएंगे ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन चेन कितनी है, फिर पता लगाएंगे ग्लूकोज में OH ग्रुप कितने हैं, प्राइमरी अल्कोहल टाइप का ग्रुप है या नहीं है। इन सब चीज़ों का पहले हम पता लगाएंगे, तब जाकर के हम उसके फंक्शनल ग्रुप पर पहुंचेंगे। तो खैर यहाँ देख सकते हो ग्लूकोज को हम एल्डोहेक्सोज कहते हैं। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 6 कार्बन की चेन होती है। इसका एक और नाम होता है डेक्सट्रोज, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है। ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। जो स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज हैं ये हमारे नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, और पॉलीमर्स जो होते हैं वो किसी यूनिट के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको हम मोनोमर कहते हैं, तो ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज विच आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक है, द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द अर्थ, और ये सबसे ज़्यादा मिलने वाला अर्थ में पाया जाने वाला कंपाउंड है। अब देखो ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज गिवन एज फॉलोज, ये स्ट्रक्चर है। आप स्ट्रक्चर को यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले बनाया हुआ है CHO, फिर OH राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, फिर राइट में एंड लास्ट में CH2OH। आप देखो ये 6 कार्बन की आपकी चेन है। ये चेन कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की चेन है। 5 OH ग्रुप इसमें दिख रहे हैं, 5 OH ग्रुप दिख रहे हैं, एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, और ये वाला जो CH2OH है ये प्राइमरी एल्कोहल टाइप का ग्रुप है। बाकी सारे एल्कोहल इसमें सेकेंडरी टाइप के होते हैं। तो ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये कहाँ से आया या इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाया गया, इसको सीखने के लिए हमें कुछ चीज़ें की नॉलेज होनी चाहिए। देखो लिखा भी है, बट हाउ डिड वी गेट टू नो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हमें पता कैसे लगेगा कि ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है? देखो पता चाहे जैसे लगे, अभी बताते हैं, बट आपको सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए एकदम से। तो बच्चों ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बनाने की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा 2-3 बार, जिससे आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बनाने में दिक्कत ना हो, आप फटाफट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना पाओ। क्योंकि अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने आता है तभी आपको आगे के स्ट्रक्चर समझ में आएंगे। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें 6 कार्बन की चेन बनेगी। पहला कार्बन में CHO रहेगा, दूसरे कार्बन में CH2OH रहेगा, ये फिक्स है। फिर OH राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट, इस तरह से आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनेगा, और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए हमें 6 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि पाया गया C6H12O6। फिर हमें पता होनी चाहिए प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन चेन। हमें ये प्रूफ करना होगा कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की चेन पाई जाती है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, अभी बात करते हैं। फिर हमें देखना होगा कि क्या इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर उसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें 5 OH ग्रुप है या नहीं है, और फिर उसमें ये चेक करेंगे कि प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप, इसमें प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है या नहीं है। इन सब चीज़ों के बाद लास्ट में हम देखेंगे स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप। हम चेक करेंगे कि OH राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, इसको हम बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप। इन 7 चीज़ों की जानकारी होने के बाद हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को सही तरीके से सीख पाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि ग्लूकोज का आप स्ट्रक्चर हम आपको बताते हैं।
आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को प्रॉपरली 2-4 बार बना लीजिए। फिर इस स्ट्रक्चर से जो नॉलेज होनी चाहिए इस स्ट्रक्चर की, वो हम चीज़ों को अगली क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लीजिए। CHO ग्रुप रहता है, और लास्ट में रहता है CH2OH। यह बना लीजिए 6 कार्बन, पहले में CHO और लास्ट में CH2OH। अब देखो OH राइट लेफ्ट राइट राइट और बाकी जगह H जोड़ दीजिए। ये आपका बन गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी बनाते हो आप, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। यहां देखो CHO, यहां CH2OH OH H OH H OH OH H एंड H। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बना लीजिए, क्योंकि अभी पहले ग्लूकोज का हम ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर के बाद इस OH का रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड से, और हम लोगों को जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कहलाएगा इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी जब हम हॉवर्थ प्रोजेक्शन के फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इन सब पर एक बड़ी क्लास की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्लूकोज के जो भी प्रॉपर्टीज़ है जो ये प्रूव करती हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, 6 कार्बन की चेन है, 5 OH ग्रुप हैं, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, ये सब चीज़ों को प्रूव भी करेंगे और ग्लूकोज की कंप्लीट स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और आपसे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें पूछी भी जाती हैं, और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, इन सब के स्ट्रक्चर्स भी समझ में आ जाएंगे। तो आपसे नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बात करते हैं। बीच में 2-3 मिनट के लिए जो वीडियो हमारा डिस्टर्ब हुआ उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।